नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा 26 मार्च 2024 को कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर लिया गया है, आज के इस वीडियो में उसी पेपर को पूरी तरह से हल किया गया है। इस पेपर का पीडीएफ लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चाहे तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे के पूरे पेपर को आप दोबारा से पढ़ सकते हैं और संभाल के भी रख सकते हैं। तो इस पेपर में जो है, ये जो पेपर था वो 3 घंटे का था और टोटल जो मार्क्स थे वो 80 नंबर का पेपर था। ये पहले बहुत सारी इंस्ट्रक्शन इसमें दी गई है कि 16 पृष्ठ है और 39 प्रश्न थे। इस क्वेश्चन पेपर में बताया गया है क्या करना है, वो आपने ध्यान से सभी उन चीज़ों को नोट कर लिया होगा। ऊपर कहा गया है सामान्य निर्देश में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों के जो अंक हैं, मार्क्स हैं, जो उसके सामने दर्शाए गए हैं। इसके बाद ये भी कहा गया है कि किसी प्रश्न के सभी भागों के उत्तर एक स्थान पर साथ साथ दीजिए, कि अगर ये नहीं है अलग अलग आप उनको दो। 1 अंक वाले प्रश्न का उत्तर सही विकल्प चुनकर या एक वाक्य में देना है। 2 अंकों वाले प्रश्नों का उत्तर 30 शब्दों में देने के लिए कहा गया है और 3 अंकों वाले प्रश्नों का उत्तर 40 से 60 शब्दों में देने के लिए कहा गया है और 5 अंक वाले प्रश्न का जो उत्तर है वो 100 से 125 शब्दों में देने के लिए कहा गया है। तो इसी प्रकार ये कहा गया है प्रश्न संख्या जो 38 है वो विश्व का रेखा मानचित्र है और प्रश्न संख्या 39 जो है वो भारत का रेखा मानचित्र है। वो अपनी पुस्तिका में आपने जरूर लगाना है। मानचित्र पर अपनी उत्तर पुस्तिका का क्रमांक जरूर लिखना है, कि आपने ये ध्यान रखना इस बात का। तो जो सेक्शन ए है वो बहुविकल्प प्रश्न वाला है और उसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है। सरस्वती सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? ए पर है 2,15,000 वर्ग किलोमीटर, बी पर है 50,000 वर्ग किलोमीटर, सी पर 1,15,000 वर्ग किलोमीटर और डी पर है 3,15,000 वर्ग किलोमीटर। तो सही जवाब जो है वो ए है। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था 2,15,000 वर्ग किलोमीटर था, यानी कि ये जो सभ्यता थी वो 2,15,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। प्रश्न नंबर 2 है 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मुंबई, काहिरा, सी पर रोम और डी में से कोई नहीं। तो सही जवाब जो है वो रोम है, उसको 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है और दिया गया है कि रामचरितमानस के लेखक कौन थे? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए पर कलहण, बी पर तुलसीदास, सी पर अमीर खुसरो और डी पर सूरदास। जो सभी जानते हैं कि रामचरित जो मानस है वो वास्तव में तुलसीदास की रचना है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो सही आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 और रेगर मृदा किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, जलोढ़ मृदा, बी पर काली मृदा, सी पर लाल मृदा और डी पर लेटराइट मृदा। तो जो रेगर है मृदा किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो बी है, काली मृदा को रेगर मृदा भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में, 1960 में, सी पर 1980 में या फिर डी पर दे रखा है 1990 में। तो जो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम है वो 1972 में लागू किया गया। ए ऑप्शन इसका सही आएगा। सरिस्का बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सरिस्का बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए पंजाब, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी गुजरात। तो सही जवाब जो है वो सरिस्का बाग रिजर्व जो है वो वास्तव में राजस्थान में स्थित है, तो इसका सी उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 7 है, किस भाषा को श्रीलंका की राजभाषा घोषित किया गया है? ए तमिल, बी सिंहली, सी मलयालम और डी तेलुगु। तो सही जवाब जो है श्रीलंका में जिस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है वहां की वो सिंहली है। सिंहली को इसी बात को लेकर वहां पर लंबे समय तक विवाद चला है। प्रश्न नंबर 8 है, प्रतिरक्षा और विदेशी मामले संविधान की कौन सी सूची के विषय हैं? प्रतिरक्षा और विदेशी मामले संविधान की कौन सी सूची के विषय हैं? ए संघ सूची के,
बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची और डी इनमें से कोई नहीं। तो वास्तव में ये संघ सूची के विषय है। 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसमें से क्योंकि ये केंद्र सरकार के मामले हैं तो इनको संघ सूची में शामिल किया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही आएगा। प्रश्न नंबर 9 है, संविधान में हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, उनको सूची बनाई गई है। हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? 11, बी पर 15, सी पर 23 और डी पर 21। तो सही जवाब जो है वो 22 आएगा। संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। वास्तव में हिंदी अगर छोड़ दें तो 21 बचती है। तो सही जवाब जो इसका वो डी है, 21 भाषाओं को। प्रश्न नंबर 10 है, 2019 में देश में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे? 2019 में देश में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल थे? ए 7, बी 10, सी 5 और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब जो है वो 7 राजनीतिक दल थे। तो इसका ए ऑप्शन सही है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 11, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ए प्रति व्यक्ति आय, बी औसत साक्षरता स्तर, सी लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी बातें इसमें आएंगी कि प्रति व्यक्ति आय को भी देखा जाता है जब देश के विकास को देखते हैं हम, और साक्षरता स्तर को भी। तो इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आएगा। प्रश्न नंबर 12 है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, जब प्राकृतिक संसाधन को उपयोग करके किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो पूछा गया किस क्षेत्र की गतिविधि है? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक और डी सूचना प्रौद्योगिकी। तो सही जवाब जो है वो बी है, द्वितीयक क्षेत्र की ये गतिविधि मानी जाती है। प्रश्न नंबर 13 है, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा, सी गैर सरकारी संस्था द्वारा और डी सरकार द्वारा। तो ये जो बचत और ऋण संबंधी जो निर्णय है वो जो स्वयं सहायता समूह है उसका सदस्य अपने आप लेते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही आएगा, सदस्यों द्वारा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 14 और प्रश्न है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 किस नाम से प्रसिद्ध है? COPRA कोपरा, बी पर ISI, सी पर RTE और डी पर है RTI। तो इसको वास्तव में ए ऑप्शन है ये कोपरा, COPRA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसको कहते हैं, शॉर्ट में इसका दे रखा है कोपरा। प्रश्न नंबर 15 है, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? बिल्कुल सिंपल सा आसान सा प्रश्न है। ए आर्यभट्ट को, डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, सी भास्कर और डी है विक्रम साराभाई। तो सभी बच्चे जानते हैं इसको। भारत में मिसाइल मैन के नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बी ऑप्शन इसका आएगा। प्रश्न नंबर 16 है कि बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा था? बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा था? ए पाकिस्तान, बी भारत, सी चीन और डी अमेरिका। तो क्योंकि भारत के प्रयत्नों से ही बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो बी आएगा, भारत है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 17 है, ये भी एक आसान सा प्रश्न है। लौह पुरुष आयरन मैन जिसको हम कहते हैं, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी पर सुभाष चंद्र बोस, सी पर महात्मा गांधी और डी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही जवाब जो है वो डी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के आयरन मैन भी कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर डी है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? ए 1956, बी 1947, सी 1950 और डी 1965। तो सही जवाब जो है वो ए है। जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसकी रिपोर्ट जो है 1956 में लागू की गई थी। प्रश्न नंबर 19 है, कौन सी शासन प्रणाली उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है?
कौन सी शासन प्रणाली उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है? राजतंत्र, बी पर तानाशाही, सी पर लोकतंत्र और डी पर इनमें से कोई नहीं। तो वो लोकतंत्र है जो एक उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है। और ऑब्जेक्टिव टाइप में ही 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत आपने बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ए है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। मना बिल्कुल सही है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ये गलत है क्योंकि हमारे भारत में किसी को भी सरकारी धर्म नहीं माना गया है। तो इसका ऑप्शन बी आएगा। सी पर सभी लोगों को किसी भी धर्म को मानने की आजादी देता है, सही है। और उपरोक्त सभी, ये भी। तो इसमें से बी जो है वो है कि ये गलत है। उसके बाद आते हैं प्रश्न 2-2 अंक के, और उसमें पहला प्रश्न है बिल्कुल आसान सा पूछा गया है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? 2 आपने पंक्तियां लिखनी है। तो पहली पर आप लिख सकते हैं कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 टीले होते थे। पूर्व दिशा के टीले पर आवास क्षेत्र होता था, जबकि पश्चिम दिशा के टीले पर दुर्ग होता था। और दूसरे नंबर पर आप लिख सकते हैं कि सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान होता था। मुख्य सड़कें नगर को 5 या 6 खंडों में बांटती थी। और 3 नंबर पर आप लिख सकते हैं, 2 नगर ये भी नहीं है, साफ सफाई पर खास ध्यान दिया जाता था। कूड़े कचरे के लिए सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे गए थे। और चौथा है, घरों की नालियां बड़े नालों में गिरती थी, नालियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। तो ये 2 इनमें से आप कोई से भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, तराइन का युद्ध कब और किसके मध्य हुए थे? तराइन के युद्ध कब और किसके मध्य हुए थे? तो वास्तव में तराइन का मतलब है तरावड़ी, जो करनाल के पास है, तो उसको ही आज तराइन, उस जमाने में तराइन कहते थे, आज उसको तरावड़ी कहते हैं। तो तराइन में 2 युद्ध हुए थे। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से हराया था। और तराइन का दूसरा युद्ध अपनी हार को भूलकर अगले ही वर्ष अर्थात 1992 में मोहम्मद गोरी ने भारत पर दोबारा आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में भी पृथ्वीराज चौहान वीरता से लड़ा, लेकिन वह हार गया। तो ये 2 युद्धों का वर्णन आप उसमें कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, लोकतंत्र को सबसे बेहतर व्यवस्था क्यों बताया गया है? 2 कारण बताओ। लोकतंत्र को सबसे बेहतर व्यवस्था क्यों बताया गया है? कोई 2 कारण बताओ। तो पहले नंबर पर आप लिख सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सरकार अपने सभी कामों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होती है। यदि सरकार ठीक प्रकार से काम नहीं करती है तो अगले चुनाव में लोग ऐसी सरकार को बदल देते हैं। दूसरे नंबर पर आप लिख सकते हैं कि लोकतंत्र में सभी फैसले व्यापक विचार विमर्श के बाद लिए जाते हैं। अगर किसी मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की संभावना या गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है, इसलिए लोकतंत्र में बेहतर फैसले लिए जाते हैं। और एक और आप लिख सकते हैं कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान माना जाता है। इसमें किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, भाषा और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी को बिना किसी भेदभाव के वोट देने और चुनाव लड़ने का भी समान अधिकार होता है। इससे नागरिकों का सम्मान बढ़ता है। प्रश्न नंबर 24 है कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो काली मृदा जो है वास्तव में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और यह मिट्टी कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, इसलिए इसे काली कपास मृदा भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, जायद फसल क्या है? 2 उदाहरण बताइए। जायद फसल क्या है? तो रबी और खरीफ की फसलों के बीच गर्मी की ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, सब्जियां और चारे की फसलें हैं। प्रश्न नंबर 26 है और पूछा गया है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वैश्वीकरण का अर्थ एक देश की अर्थव्यवस्था को
विश्व की अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ना है, ताकि पूरा विश्व एक ही अर्थव्यवस्था और एक ही बाजार के रूप में काम कर सके। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक देश बिना किसी बाधा के दूसरे देशों के साथ वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और बौद्धिक संपदाओं का आदान प्रदान करता है। इसके बाद जो प्रश्न जो सेक्शन सी है वो वास्तव में केस स्टडी आधारित प्रश्न है। इन प्रश्नों को इसी साल से पेपर में शामिल किया गया है, तो इनको हम केस स्टडी आधारित प्रश्न या फिर केस स्टडी बेस्ड प्रश्न कहते हैं। और प्रश्न नंबर 27 है, नीचे दिए गए उद्धरण को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने इसको पहले ध्यान से पढ़ना है और फिर इसमें जो प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर देने हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत थे। तो इस पहरे को पढ़ने के बाद इसमें प्रश्न दे रखी है, बेल्जियम की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं। तो ऊपर आपने अगर पहरा पढ़ा है तो आप इसका सही जवाब दे सकते हैं, बी आएगा, 4 देशों से लगती हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर पूछा गया है कि डच भाषी लोगों को फ्रेंच भाषी लोगों से नाराजगी क्यों थी। डच भाषी लोगों को फ्रेंच भाषी लोगों से नाराजगी क्यों थी। तो ए है डच बहुसंख्यक थे, बी फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यक थे और सी फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। तो सी इसका जवाब आएगा, बिल्कुल उसमें पहरे में दिया हुआ है ऊपर। और तीसरे नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग जर्मन बोलते हैं। तो इसका ए ऑप्शन आएगा, 1% लोग जो हैं वहां पर जर्मन बोलते हैं। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है कि डच और फ्रेंच भाषी समुदाय के टकराव का सबसे तीखा रूप कहां दिखाई दिया। तो ये बिल्कुल साफ इसमें पैरे में अगर आपने पढ़ा है उसको बिल्कुल साफ उसमें लिखा हुआ है टकराव का। ये देखो, इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं, जो सबसे तीखा रूप जो था वो वास्तव में ब्रुसेल्स। तो में आप उसको लिख सकते हैं ब्रुसेल्स। इसी प्रकार एक और दिया गया है, नीचे दिए गए उदाहरण को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 हैं, 5-5 नंबर के हैं, बड़े आसान से हैं ये। तो बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नगद रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। क्योंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नगद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नगद से आराम से चल जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण के रूप में देने के लिए इस्तेमाल करता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है, जमाकर्ता एवं जिन्हें राशि की जरूरत है, कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं
उससे ज्यादा ब्याज ऋण पर देते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंक की आय का प्रमुख स्रोत होता है। तो इसके आधार पर ही प्रश्न दे रखे हैं। और पहला प्रश्न है कि भारत में बैंक जमा राशि का कितना हिस्सा नकद रूप में अपने पास रखता है। तो ऊपर पैरे में दे रखे हैं 15% हिस्सा जो है नकद रूप में अपने पास रखता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि बैंक जमा राशि का प्रमुख रूप से किस कार्य में इस्तेमाल करते हैं। जमा राशि का प्रमुख रूप से किस कार्य में इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये यहां से लिख सकते हैं कि बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप यहाँ पर इसका उत्तर लिख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 का। 3 पर है कि जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थ का काम कौन करता है। बिल्कुल बैंक करता है दोनों के बीच, क्योंकि एक से पैसा लेता है और दूसरे को पैसा उधार देता है। और प्रश्न नंबर 4 है, पूछा गया है कि बैंक की आय का प्रमुख स्रोत क्या है। बैंक की आय का प्रमुख स्रोत, तो ये आप पहरे में से छाट सकते हैं और पहरे में आप यहां से लिख सकते हैं कि आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो यहां से आप देखो, कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर जो है बैंक की आय का प्रमुख स्रोत है। तो इस प्रकार से आप ये 4 के 4 प्रश्न कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आ गया हमारे पास सेक्शन डी। और सेक्शन डी जो है वो लघु उत्तर वाले प्रश्न है। यहाँ 3-3 अंक के जो प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 29 है, पूछा गया है कि भारतीय संविधान के 3 प्रावधान बताइए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। तो पहला है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया है। दूसरा, संविधान की धारा 15 में यह कहा गया है कि नागरिकों के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और तीसरे पर लिखा गया है कि संविधान की धारा 25 से लेकर 28 तक संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। प्रश्न नंबर 30 है और पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। महात्मा बुद्ध कौन थे। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनके पिता का नाम सुधोधन तथा माता का नाम महादेवी था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके जन्म के कुछ ही दिनों के बाद उनकी माता का देहांत हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी मासी प्रजापति गौतमी ने किया था। वे बचपन से ही काफी चिंतनशील स्वभाव के व्यक्ति थे। एकांत में बैठकर जन्म मरण सुख दुख के बारे में गंभीरता पूर्वक विचार करते रहते थे। इसी कारण से उनके पिता ने 16 साल की उम्र में उनका विवाह एक सुंदर कन्या यशोधरा से कर दिया। यशोधरा से सिद्धार्थ को एक पुत्र भी पैदा हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। लेकिन इतना करने के बाद भी सांसारिक विषय भोगों से उन्हें संतोष नहीं मिला और एक बार महल से बाहर घूमते जाते समय एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति को देखकर उनके मन में इन समस्याओं का हल जानने की इच्छा हुई। इन समस्याओं का ठोस हल जानने के लिए 29 वर्ष की आयु में एक रात अपनी पत्नी और पुत्र को सोते हुए छोड़कर घर छोड़ दिया। घर छोड़ने की इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31 है, 1857 की क्रांति के 3 कारण बताइए। 1857 की क्रांति के 3 कारण बताइए। तो पहले पर आप राजनीतिक कारण है, लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि और डलहौजी की लैप्स की नीति के कारण भारत के कई राजाओं के राज्य हड़प लिए गए थे। इसके कारण भारत के राजाओं में अंग्रेजों के खिलाफ काफी गुस्सा था। और राजनीतिक कारण में दूसरा आप लिख सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब को मिलने वाली पेंशन बंद कर दी थी, इसलिए वे अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई। धार्मिक कारणों में आप 2 लिख सकते हैं। एक है कि ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारत के लोगों को लालच देकर ईसाई बनाना शुरू कर दिया था। इससे भारत के लोग अंग्रेजों के विरोधी बन गए। और 2 नंबर पर आप लिख सकते हैं कि पादरी लोग सरेआम भारतीयों के धर्म ग्रंथों का मजाक उड़ाते थे। इससे भी भारत के लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा पैदा हुआ। सामाजिक कारण की बात करें तो पहले नंबर पर आप लिखो कि अंग्रेजों ने भारतीय भाषाओं को घटिया बताकर उनके स्थान पर अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। इससे भी भारत के लोग अंग्रेजों के विरोधी बन गए। और दूसरे नंबर पर अंग्रेजी पढ़ लिख लेने के बाद भी भारत के लोगों को
छोटी मोटी नौकरियां ही दी जाती थी। इस भेदभाव के कारण भी भारतीयों में काफी गुस्सा था। प्रश्न नंबर 32 है और पूछा गया है कि आजकल बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों कहा जा आजकल बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों कहा जाता है, उदाहरण भी दीजिए। तो बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई एक दीवार होती है। पहले तो बांध का अर्थ जानना जरूरी है कि बांध बहते हुए जल को रोकने, दिशा देने और या बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई एक दीवार होती है। जवाहरलाल नेहरू बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के कारण ही कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था विकास करेगी। बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके निर्माण से बहुत से उद्देश्य पूरे होते हैं। जैसे नदियों पर बांध बनाकर पानी को एक स्थान पर रोक लिया जाता है, इससे नदियां बाढ़ के रूप में तबाही नहीं मचा पाती। और दूसरा, बांधों से अनेक नहरें निकालकर खेतों की सिंचाई की जा सकती है। तीसरा, बांधों के पानी से बिजली बनाई जा सकती है। और चौथा है, बांधों से पीने के लिए पानी उपलब्ध होता है। और 5वें नंबर पर आप लिख सकते हैं, बांधों के पीछे बनी झील में मछली पालन किया जाता है जिससे लोगों को रोजगार मिलता है। प्रश्न नंबर 33 है कि सड़क परिवहन की महत्ता के 3 कारण बताएं। सड़क परिवहन की महत्ता या सड़क परिवहन का महत्व क्या है, लाभ क्या है, 3 कारण बताने हैं। तो पहला है कि रेल लाइन की अपेक्षा सड़कों के निर्माण पर बहुत कम लागत आती है, तो एक तो ये है इनका फायदा। दूसरा, सड़कें उबड़ खाबड़ भूभागों पर भी बनाई जा सकती हैं। तीसरा, सड़कें पहाड़ी क्षेत्रों में भी बनाई जा सकती हैं। और चौथा है, कम दूरी और कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है, कम खर्च आता है। सड़कें लोगों के घर तक पहुंचती हैं, इसलिए इनके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को लोगों के घर तक पहुंचाया जा सकता है। छठा है, सड़क द्वारा सामान को ले जाते समय सामान को चढ़ाने व उतारने की लागत भी कम आती है। और सातवां है कि सड़कें रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और समुद्री पत्तनों, बंदरगाहों को आपस में जोड़ती हैं। इस प्रकार सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों को जोड़ने में एक कड़ी का काम करता है। प्रश्न नंबर 34 है, मध्यकाल में हुए विदेशी आक्रमणों के भारत पर क्या प्रभाव पड़े। मध्यकाल में हुए विदेशी आक्रमणों के भारत पर क्या प्रभाव पड़े। तो पहले प्रभाव में आप लिखो, इस्लाम धर्म का प्रसार। अरबों व तुर्कों ने इस्लाम को फैलाने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। उत्तरी भारत पर अधिकार करने के बाद उन्होंने इस्लाम का बड़ी तेजी से प्रसार करना शुरू कर दिया था। आक्रमणकारियों के साथ अनेक उलेमा, मौलवी भारत आए, उन्होंने भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार किया। तो पहला तो ये है। दूसरा जो है, जन धन की हानि। गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी में अनेक बार आक्रमण किए। इन आक्रमणों का उद्देश्य धन प्राप्त करना था। वह नगरकोट, कन्नौज, मथुरा और सोमनाथ से बहुत सारा धन लूट कर ले गया। और तीसरा प्रभाव है, कला एवं साहित्य को आघात। विदेशी आक्रमणकारियों ने भारतीय मंदिरों एवं मूर्तियों को भी तोड़ा। ये मूर्तियां और मंदिर सदा के लिए नष्ट हो गए। महमूद गजनवी ने केवल मंदिरों और मूर्तियों को ही नहीं तोड़ा, बल्कि वह अनेक उच्च कोटि के कलाकारों और शिल्पकारों को भी अपने साथ गजनी ले गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इससे भारतीय स्थापत्य कला पर बुरा प्रभाव पड़ा। और चौथा है, शिक्षा और भाषा पर प्रभाव। तुर्कों के आगमन से भारतीय शिक्षा केंद्रों का भी विनाश हुआ। भारत में एक अलग प्रणाली, मदरसा प्रणाली की शुरुआत हुई। यह शिक्षा प्रणाली भारतीय शिक्षा प्रणाली से अलग थी। यह शिक्षा मस्जिदों में दी जाती थी। तुर्कों के आगमन से भारत में फारसी भाषा का उदय हुआ। तुर्क शासकों ने अपने राज कार्यों में भी इसी भाषा का प्रयोग किया। इस प्रकार देखते ही देखते भारतीय समाज का स्वरूप बदलने लगा। प्रश्न नंबर 34 है, पूछा गया है कि अगर आप ये नहीं कर सकते, प्रश्न नंबर 34 यहाँ से 5 नंबर वाले प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो मध्यकाल में हुए विदेशी आक्रमणों के भारत पर क्या प्रभाव पड़े, अगर आपको ये नहीं आता तो ऑप्शन में दूसरा प्रश्न दे रखा है, साम्राज्यवाद के भारत पर क्या प्रभाव पड़े। तो पहले साम्राज्यवाद का अर्थ जानना जरूरी है कि किसी शक्तिशाली राज्य द्वारा
अपनी सीमा से बाहर जाकर किसी अन्य राज्य पर अधिकार जमाना साम्राज्यवाद कहलाता है। किसी शक्तिशाली राज्य द्वारा अपनी सीमा से बाहर जाकर किसी अन्य राज्य पर अधिकार जमाना साम्राज्यवाद कहलाता है। साम्राज्यवाद की भारत पर प्रभाव की बात करें तो एक पर हम कहेंगे कि भारतीय कृषि की संरचना पर बुरा प्रभाव पड़ा। दूसरा, भारतीय किसानों का ज्यादा से ज्यादा शोषण किया गया। तीसरा, भारत में पश्चिमी शिक्षा को लागू किया गया। चौथा है, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करके भारतीयों को बलपूर्वक ईसाई बनाया गया। और पांचवा है, भारतीय धन का निष्कासन हुआ, अर्थात भारत का पैसा विदेशों में गया। और छठा है, भारत में छोटे छोटे उद्योगों का पतन हुआ। प्रश्न नंबर 35 है, यहां भी ऑप्शन आपको दे रखा है कि राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या है। राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य पूछे गए हैं। तो पहले पर आप लिखो कि चुनाव लड़ना। राजनीतिक दलों का सबसे पहला काम चुनाव लड़ना होता है। इसके लिए राजनीतिक दल चुनाव में अपने अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। दूसरा, अपनी नीतियों और कार्यक्रम मतदाताओं के सामने रखना। प्रत्येक राजनीतिक दल समाज की भलाई के लिए कुछ नीतियां और कार्यक्रम बनाता है और उन्हें मतदाताओं के सामने रखता है। इसके बाद मतदाता यह निर्णय करते हैं कि देश के लिए किस दल की नीतियां और कार्यक्रम ठीक हैं और किसके नहीं। तीसरा कार्य है कानूनों का निर्माण करना। राजनीतिक दल देश के लिए कानूनों का निर्माण भी करते हैं। किसी भी कानून के पास होने से पहले उस पर एक लंबी चौड़ी बहस होती है। उस बहस में वे सभी राजनीतिक दल भाग लेते हैं जो कानून के पास होने के समय संसद में उपस्थित रहते हैं। चौथा है सरकार बनाना और चलाना। राजनीतिक दल का एक काम सरकार बनाना और उसे चलाना भी है। चुनाव में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है वह दल अपनी सरकार बनाता है। सरकार को चलाने के लिए दल में से कुछ लोग मंत्री बनते हैं और इसके बाद वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार को चलाते हैं। पांचवा है विरोधी दल की भूमिका निभाना। चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है वह विरोधी दल की भूमिका निभाता है। विरोधी दल का काम सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करना तथा सही कार्य करने के लिए सलाह देना होता है। और पांचवें नंबर पर है जनमत निर्माण। राजनीतिक दल जनमत निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे समय समय पर ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो जनता से संबंधित होते हैं और उन पर बहस करते हैं। कई बार राजनीतिक दल लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। देखने में आया है कि किसी मुद्दे पर विभिन्न दलों द्वारा जो राय बनाई जाती है समाज के लोगों की भी उस मुद्दे पर वैसी ही राय बन जाती है। या फिर दूसरा प्रश्न आप लिख सकते हैं, राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। दो प्रश्न पूछे गए हैं, अर्थ पूछा गया है और राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां पूछी गई हैं। तो अर्थ में अगर हम देखें तो अर्थ में कहेंगे कि राजनीतिक दल लोगों के एक ऐसे संगठित समूह को कहते हैं। राजनीतिक दल लोगों के एक ऐसे संगठित समूह को कहते हैं जिनके एक जैसे राजनीतिक विचार होते हैं और जिनका उद्देश्य चुनाव लड़कर अपनी सरकार बनाना और राजनीतिक सत्ता हासिल करना होता है। तो ये राजनीतिक दल का अर्थ आप लिख सकते हैं। समस्याएं जो पूछी गई कि उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, तो पहली है आंतरिक लोकतंत्र का न होना। राजनीतिक दलों के सामने पहली चुनौती पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र का न होना है। देखने में आया है कि पार्टी की सारी ताकत एक या कुछ नेताओं के हाथ में होती है। पार्टी के बारे में सारे फैसले ये कुछ नेता ही करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सदस्यों की निष्ठा पार्टी के प्रति न होकर नेता के प्रति हो जाती। दूसरी चुनौती है वंशवाद की चुनौती। राजनीतिक दलों के सामने दूसरी चुनौती वंशवाद की है, क्योंकि पार्टी की सारी ताकत एक या कुछ नेताओं के हाथ में होती है, इसलिए ये नेता अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। देखने में आया है कि दल में एक ही परिवार के लोग बैठे होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि इससे अनुभवहीन लोग उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं। अनुभवहीन लोग उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं और सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने की संभावना कम हो जाती है। तीसरी चुनौती है पैसे की बढ़ती भूमिका। वर्तमान समय में राजनीतिक दलों में पैसे की भूमिका बढ़ गई है, क्योंकि दलों का मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतना होता है। इसलिए देखने में आया है कि हर पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव में उतारती है जिनके पास या तो काफी पैसा होता है
या जो काफी पैसे जुटा सकते हैं। चौथा है विकल्पहीनता की स्थिति। विकल्पहीनता की स्थिति का मतलब किसी विकल्प का न होना है। देखने में आया है कि सभी दलों की नीतियां और कार्यक्रम एक जैसे होते हैं, इसलिए लोगों की समझ में नहीं आता कि वे किसे वोट दें। और पांचवी जो चुनौती है वो है राजनीतिक दलों में अपराधी लोगों की घुसपैठ। क्योंकि राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतना होता है, इसलिए देखने में आया है कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जिनका कोई ना कोई आपराधिक रिकॉर्ड होता है। प्रश्न नंबर 36 है, भारत में लौह अयस्क के वितरण का वर्णन कीजिए। भारत में लौह अयस्क के वितरण का वर्णन कीजिए। तो लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा किसी भी देश के औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। भारत में लौह अयस्क की विशाल भंडार है। भारत में लौह अयस्क की 4 पेटियां हैं। जो पहली पेटी है वो उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज और केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खानों में निकाला जाता है। इसी के पास झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ और नोआमुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। और दूसरी पेटी है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बैलाडीला पहाड़ियों में अति उत्तम प्रकार का हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। इन खादानों का लौह अयस्क जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। तीसरी पेटी है बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और तुमकुरु पेटी। यह पेटी कर्नाटक में स्थित है। कुद्रेमुख की खानें इसी पेटी में स्थित हैं। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। और चौथी पेटी है महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा और महाराष्ट्र राज्यों के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मरमगांव पतन से इसका निर्यात किया जाता है। इसी प्रकार अगर 36 है, ये प्रश्न आपको नहीं आता तो एक दूसरा प्रश्न है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं। तो पहले नंबर पर आप लिख सकते हैं खेतों की चकबंदी की गई है। चकबंदी में एक किसान के इधर उधर बिखरे खेतों के बदले में उसे उतनी ही कीमत के और उतने ही आकार के खेत एक स्थान पर दे दिए जाते हैं। दूसरा, जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। तीसरे नंबर पर है किसान की फसल को सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी से बचाने के लिए फसल बीमा योजना शुरू की गई है। चौथे नंबर पर है किसानों को कम ब्याज की दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों की स्थापना की गई है। पांचवें नंबर पर है किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की गई है। और छठे नंबर पर है इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी और कृषि कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं। और सातवें पर है किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। प्रश्न नंबर 37 है और पूछा गया है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में दिए गए उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो भारत की संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पास किया गया था। इस अधिनियम के निर्माण की जरूरत निम्नलिखित कारणों से पड़ी थी। पहला था कि उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए। दूसरा, उपभोक्ताओं को विक्रेताओं के शोषण से बचाने के लिए। और तीसरा था उपभोक्ता की शिकायतों का अतिशीघ्र समाधान करने के लिए। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। उसमें पहला है सूचना का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ताओं को वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा है सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि वे उन वस्तुओं की बिक्री से अपना बचाव करें जो उनके जीवन के लिए खतरनाक हैं। और तीसरा है चुनने का अधिकार। इस अधिकार के अनुसार उपभोक्ताओं को अपनी मनपसंद की वस्तु देख परख कर चुनने का अधिकार है। और पांचवा है सुनवाई का अधिकार।
इस अधिकार का अर्थ यह है कि यदि विक्रेता द्वारा बेची गई कोई वस्तु खराब निकल जाती है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को अपनी शिकायत की सुनवाई का अधिकार होना चाहिए। और पांचवा है क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। इसका अर्थ यह है कि खरीदी गई वस्तु के इस्तेमाल से उपभोक्ता को जितनी हानि हुई है, खरीदी गई वस्तु के इस्तेमाल से उपभोक्ता को जितनी हानि हुई है उसे उसी अनुपात में क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। या फिर दूसरा प्रश्न भी है अथवा करके, भारत में वैश्वीकरण के क्या लाभ हुए हैं? भारत में वैश्वीकरण के क्या लाभ हुए हैं? तो वैश्वीकरण के कारण देश के निर्यात बढ़े हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भारत में आई है। दूसरे नंबर पर आप कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण बाजार में प्रतियोगिता बढ़ी है, जिससे वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार आया है और इससे भारत के लोगों को भी अच्छी वस्तुएं मिलने लगी हैं। तीसरा जो लाभ हुआ है वैश्वीकरण का, वो है कि वैश्वीकरण के कारण संचार के क्षेत्र में नई नई कंपनियां आई हैं, जिससे संचार के क्षेत्र का विस्तार हुआ है और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिली हैं। चौथा है वैश्वीकरण के कारण घाटे में चल रहे बहुत सारे सरकारी उद्योगों का निजीकरण किया गया है, जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ी है। तो ये आप 4 लिख सकते हैं। इसके बाद सेक्शन एफ जो है वो मानचित्र कौशल आधारित प्रश्न है। मानचित्र इसमें दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 38 है और प्रश्न नंबर 39 है। प्रश्न नंबर 38 में जो दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र पर 2 प्राचीन सभ्यताओं को दर्शाना है। कोई सी भी 2 प्राचीन सभ्यताओं को दर्शाइए। और 39 में दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। सिर्फ स्थान बता रखे हैं। एक आपने जमशेदपुर दिखाना है, एक भिलाई दिखानी है और एक भद्रावती दिखानी है। तो तीनों ये वो स्थान हैं जहां पर लोह जो आयरन स्टील कारखाने लगाए गए हैं, लोहा इस्पात उद्योग हैं यहाँ पर जमशेदपुर, भिलाई और भद्रावती। तो अगर मानचित्र पर पहले मानचित्र जो है वो विश्व का मानचित्र है, उस पर आपने 2 प्राचीन सभ्यताएं दिखानी है। तो यहाँ पर आप भारत और पाकिस्तान के बीच यहाँ पर आप सरस्वती सिंधु सभ्यता दिखा सकते हैं। और ये जो है यहाँ पर आप मिस्र की सभ्यता, जहां पर मिस्र के पिरामिड पाए जाते हैं। तो ये 2 सभ्यता यहाँ पर, मिस्र की सभ्यता वो यहाँ पर फली फूली, तो ये 2 आप दिखा सकते हैं। इसी प्रकार भारत के मानचित्र पर 3 बातें दिखाने के लिए कही गई हैं। प्रश्न नंबर 39 है, तो इसमें आप जमशेदपुर जो है वो झारखंड में है, यहाँ पर आप इसको दिखाएं जमशेदपुर। भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है, तो यहाँ पर ये आप भिलाई दिखा सकते हैं, यहाँ भी लोहा इस्पात का कारखाना है। और एक भद्रावती, ये कर्नाटक में है, तो यहाँ पर आप भद्रावती दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से 5 नंबर का ये मानचित्र था। ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है पीडीएफ की फॉर्म में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, तो वहां से आप इसको पूरे के पूरे को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।